हाँ, तो चैप्टर 1 अच्छे से पढ़ने के बाद, सारे क्वेश्चन इनसे पढ़ने के बाद, बनने के बाद अभी पढ़ेंगे चैप्टर 2। नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण, एसिड, बेस एवं साल्ट। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि अम्ल क्या होते हैं। देखिए, आप लोगों को पता है कि ऐसा चीज जो खाने में खट्टा हो उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। ऐसा चीज जो खाने में कैसा हो? खट्टा हो, और थोड़ा नमकीन के साथ कड़वा हो, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है क्षार। कड़वा है नमकीन के साथ, वो कहलाएगा क्षार। जो खट्टा है वो कहलाएगा अम्ल। खाने की बात हो रही है ना, या सूंघने की बात हो रही है। और जो एकदम नमकीन लगे वो क्या कहलाएगा? लवण या साल्ट। तो ठीक है, खाने के बेस पे ऐसे हो गए। तो खाने के बेस पे ऐसे हुए तो हम देख लेते हैं कि कौन से फल में या कौन से सब्जी में या कौन से हमारे आसपास ऐसे फ्रूट पाए जाते हैं जिनमें अम्ल क्षार पाया जाता है। देखिए, इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल, सेब में पाया जाता है मैलिक अम्ल, सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल, और टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक। ठीक है, तो ये सारे हमारे आसपास पाए जाने वाले फ्रूट हैं जिनमें, या चीजें हैं जिनमें अम्ल पाया जाता है। तो ये अम्ल हमारे आसपास पाए जाते हैं। अब देखते हैं कि क्षार कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। चूना क्षारीय प्रकृति का होता है, खाने का सोडा भी क्षारीय प्रकृति का होता है, और कपड़े धोने का सोडा भी क्षारीय प्रकृति का होता है। तो कुछ फ्रूट फल हो गए वो अम्लीय प्रकृति के, और कुछ हो गए क्षारीय प्रकृति के जो हमारे आसपास पाए जाते हैं। अब ये अम्ल क्षार हमारे आसपास पाए तो जाते हैं, लेकिन हम कैसे बता सकते हैं कि यही अम्ल होगा और यही क्षार होगा? एक तो शुरू में बताया कि टेस्ट करके, खा करके हम बता सकते हैं। दूसरा सूंघ करके बता सकते हैं, और तीसरा परीक्षण करके। तीसरे में क्या करके? परीक्षण करके। तो भाई हर चीजों को तो हम नहीं खा सकते ना। सेब को खा सकते हैं, इमली को खा सकते हैं, टमाटर को खा सकते हैं, चूना को तो नहीं खा सकते। ठीक है, खाने के सोडा को खा सकते हैं, चूना को नहीं खा सकते, साबुन को नहीं खा सकते। तो इनको क्या किया जाता है? परीक्षण किया जाता है। तो अम्ल और क्षार का परीक्षण करने का एक सामान्य जो तरीका होता है वो होता है लिटमस टेस्ट, लिटमस पेपर टेस्ट। ठीक है, कौन सा टेस्ट होता है? लिटमस पेपर टेस्ट। अब जो लिटमस पेपर टेस्ट होता है अम्ल और क्षार की पहचान करने वाला, तो दो प्रकार के लिटमस पेपर आते हैं। ठीक है, पेपर होता है, दो प्रकार के लिटमस पेपर आते हैं, एक आता है लाल और एक आता है नीला। जो लिटमस पेपर होता है वो दो कलर में होता है, एक तो होता है लाल और दूसरा होता है नीला। एक होता है लाल और दूसरा होता है नीला। अब अम्ल इनके साथ कैसे क्रिया करते हैं, या कौन सा कलर क्या में चेंज होता है वो देखेंगे। तो एक चीज याद रखना अम्ल के बारे में, वो याद हो गया तो लिटमस पेपर आसानी से आप लोगों को याद हो जाएगा। एक नाम याद रखना, अनिल। क्या याद रखना है? अनिल। ठीक है, अनिल में अ मतलब क्या होता है? अ मतलब होता है अम्ल। अ मतलब क्या होता है? अम्ल। नी मतलब होता है नीला। नी मतलब क्या हो जाएगा? नीला। ल मतलब क्या हो जाएगा? लाल। ल मतलब क्या हो जाएगा? लाल। कहने का मतलब यह है कि जो अम्ल होता है, यहाँ पे जो अम्ल होगा वो नीला कलर को लाल कलर में चेंज कर देगा। लिटमस पेपर दो प्रकार के होते हैं, एक लाल कलर का और एक नीला कलर का। अम्ल को अगर लाल कलर में टच करेंगे तो कोई चेंज होने वाला नहीं है, लेकिन अम्ल को अगर नीले लिटमस पेपर में थोड़ा सा टेस्ट करेंगे तो वो कुछ टाइम बाद किस कलर में बदल जाएगा? लाल में। देखो, अनिल से ये सब हो गया, किससे हुआ? अनिल से। ठीक है, तो ये अम्ल की पहचान है लिटमस पेपर में। किसकी पहचान है? अम्ल का। तो अम्ल क्या करता है? अम्ल नीला को लाल कर देता है। अब वैसे ही क्षार क्या करेगा? पलट दो, क्षार को कर दो इसका उल्टा। क्षार क्या कर सकता है? क्षार कर सकता है लाल लिटमस पेपर को नीला। क्षार क्या करेगा? लाल लिटमस पेपर को नीले कलर में चेंज कर देगा। तो ये तो लिटमस के द्वारा परीक्षण हो गया। अब देखो, मैं कुछ बताया कि सूंघ कर, क्या करके? सूंघ करके भी परीक्षण किया जा सकता है। अगर पहले नंबर पे मान ले लिटमस पेपर परीक्षण को, तो दूसरे नंबर पे क्या हो सकता है? सूंघ कर। ठीक है, सूंघने पे जिसका सेंट या जिसका गंध खट्टे टाइप आएगा वो क्या कहलाएगा? अम्ल।
जिसका नमकीन के साथ कड़वाहट आएगा वो क्या कहलाएगा? क्षार। ठीक है, जो खट्टा आएगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा अम्ल, और जो नमकीन के साथ कड़वाहट आएगा वो क्या कहलाएगा? क्षार। तो ये हो गए सूंघकर। और किस तरीके से? खाकर। क्या करके? खाकर। लेकिन सब चीज को खा नहीं सकते ना, तो खाने के बाद जीभ में जो टेस्ट आएगा ये तो सेम आएंगे। खट्टा अगर लगेगा तो अम्ल, नमकीन या कड़वाहट लगेगा तो ऊपर की तरह लिख देता हूं, काम चल जाएगा। ठीक है, ये दोनों हो गए। इसके बाद कुछ और भी होते हैं, जैसे लिटमस पेपर। तो एक सूचक है, लिटमस पेपर के द्वारा हमको क्या पता चला कि कौन अम्ल है और कौन क्षार है? कलर चेंज होने के कारण। लेकिन हमारे आसपास, हमारे किचन में बहुत सारे, या हमारे आसपास ऐसे बहुत फूल होते हैं, वो भी अम्ल और क्षार के परीक्षण कराते हैं। तो उनको बोला जाता है प्राकृतिक सूचक। सूचक, यहाँ पे एक चीज, एक शब्द आया सूचक। क्या होता है सूचक? देखो, ऐसा चीज या ऐसा वस्तु या ऐसा पेपर, यहाँ पे पेपर ही आएगा, या ऐसा चीज या ऐसा पत्र जो अम्ल और क्षार में, क्या बोलो, अम्ल और क्षार की पहचान करा दे। अम्ल और क्षार की क्या करा दे? पहचान। ऐसा पेपर जो अम्ल और क्षार की पहचान करा दे उसको क्या बोलते हैं? सूचक। या ऐसा पदार्थ जो अम्ल या क्षार की पहचान करा दे उसे कहते हैं सूचक। तो लिटमस पेपर भी एक प्रकार का क्या है? सूचक। हमारे आसपास बहुत सूचक पाए जाते हैं, जैसे प्राकृतिक सूचक में कनेर का फूल, गुड़हल का फूल, कनेर का फूल, गुड़हल का फूल, हल्दी, ये सारी चीजें क्या हैं? प्राकृतिक सूचक। सबके सब क्या है? प्राकृतिक सूचक हैं। तो अम्ल और क्षार की पहचान करना आपको आ गया होगा। ठीक है, पहला तरीका सूंघकर। यहाँ पे दूसरे तीसरे में लिखा हूं क्या करके? सूंघ करके। खट्टा लगे तो अम्लीय, खाकर भी सेम हो जाएगा। फिर लिटमस पेपर आता है। लिटमस पेपर मैं अच्छे से समझाया हूँ। यहाँ पे क्या है? एक नाम याद रखना, अनिल। क्या नाम याद रखना है? अनिल। अनिल का मतलब अ से अम्ल हो जाएगा। अम्ल नीला को लाल करता है, ये याद रख लेना। इसके बाद इसका अपोजिट तो याद ही हो जाएगा। अम्ल का उल्टा क्षार, नीला का उल्टा लाल, लाल का उल्टा नीला, मतलब क्षार लाल को नीला करेगा। तो ये लिटमस टेस्ट हो गया। फिर आता है सूचक। जो प्राकृतिक सूचक होते हैं उनका भी कलर चेंज हो जाता है। आप देखोगे अगर कपड़े में हल्दी लग गया है, शादी के सीजन में हल्दी खेलते हैं हमारे यहाँ, आपके यहाँ भी खेलते होंगे, तो कपड़ों में अगर हल्दी लग जाए, उसको साबुन से साफ करते हैं तो हल्दी का कलर पीला होता है, लेकिन जैसे ही साबुन या सरफ उस पर पड़ता है तो वो लाल कलर में आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? साबुन क्षारीय प्रकृति का होता है। कैसे प्रकृति का होगा? क्षारीय प्रकृति का, जिसके कारण कलर चेंज हो जाता है। तो कनेर के फूल में भी ऐसा होता है, गुड़हल के फूल में भी होता है, और हल्दी में भी ऐसा होता है। कनेर के फूल से कैसे पता करेंगे? सफेद कागज देंगे, उसमें कनेर के फूल को रगड़ देंगे। जब कनेर के फूल को रगड़ देंगे उसमें तो कलर छोड़ेगा, उसके बाद अम्ल या क्षार उस पर पड़ेगा तो उसका कलर हो जाएगा चेंज। तो इन चार तरीकों से आप पता कर सकते हैं कि कौन अम्ल है और कौन क्षार। ठीक है, हाँ। तो अब अभी जस्ट हम लोग पढ़े अम्ल और क्षार की पहचान करना, 3-4 तरीके पढ़े। ठीक है, अब ना कुछ अम्लों के नाम आपको पता होना चाहिए और कुछ क्षार के नाम आपको पता होना चाहिए। तो मैं कुछ अम्ल और क्षारों के नाम लिख रहा हूं, देखना। कुछ महत्वपूर्ण अम्ल जो काम आएंगे ना, महत्वपूर्ण अम्ल। सबसे पहला तो HCl, नाम पता है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एक और अम्ल देख लेते हैं, H2SO4। क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। एक देख लेते हैं HNO3, ये होता है नाइट्रिक अम्ल। क्या हो जाएगा? नाइट्रिक अम्ल। ये तो हो गए अम्ल। अब देख लेते हैं कुछ क्षार।
ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण क्षार। तो क्षार में पहले नंबर पे NaOH, ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। KOH, KOH इसको बोला जाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, के कारण पोटेशियम, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये दो क्षार हो गए और ये तीन क्या हो गए? अम्ल। तो ये आपको याद रखना है, इस पूरे अध्याय को आसानी से समझना है तो इन 5 चीजों को याद रखना है। 2 ठो क्षार में लिख दिया और 3 ठो अम्ल, इसी से चलाएंगे काम। अब अम्ल और क्षार की पहचान करने के बाद, कुछ नाम याद रखने के बाद, अब आगे क्वेश्चन पूछा जाता है आपके सिलेबस में या क्वेश्चन में, तिमाही, छमाही या वार्षिक बोर्ड पेपर में, कि अम्ल इससे क्रिया करता है तो क्या बनता है, अम्ल इससे क्रिया करता है तो क्या बनता है, मतलब इसको रासायनिक गुण बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? रासायनिक गुण। तो देखते हैं अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण। अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण मतलब वो किसी चीज से क्रिया करके कैसा गुण प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले धातुओं से क्रिया। किससे क्रिया? धातुओं से क्रिया। पक्की बात है, चलें आगे। तो अम्ल धातु से क्रिया करके, अम्ल किससे क्रिया करके? धातु से क्रिया करके लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। अम्ल जब भी क्रिया करेगा किसी धातु से तो कौन सी गैस उत्पन्न होगी? हाइड्रोजन गैस। देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अम्ल में लिखाया हूं, तो सबसे पहले वाले इस अम्ल का उपयोग करते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लेते हैं, तो HCl। अब पहले लिख लेते हैं ना, अम्ल किससे क्रिया करके? धातु से क्रिया करके। अम्ल धातु से क्रिया करके क्या बनाएगा? लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा? मुक्त करेगा। ठीक है, तो एक अम्ल ले लेते हैं, HCl ले लिए। चलो, इसके बाद धातु ले लेते हैं Zn। अब ये जो धातु है ना, वो हल्का सा धनायन वाला होता है। कौन से आयन वाला होगा? धनायन वाला। तो इससे जुड़ेगा कौन? हाइड्रोजन नहीं, क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन में क्या होता है? हल्का सा ऋणायन होता है। तो Zn और Cl जुड़ के क्या बनाएंगे? ZnCl2। क्या बनाएंगे? ZnCl2। बचा क्या? यहाँ पे कितना हाइड्रोजन बचा? 2 हाइड्रोजन बचा, तो 2 हाइड्रोजन निकलता है। देख लो, ये अम्ल था, ये जिंक कोई धातु था, जिंक क्लोराइड लवण बना और हाइड्रोजन गैस हो गया मुक्त। यही काम सोडियम के साथ भी हो सकता है। यही काम किसके साथ हो सकता है? सोडियम के साथ। तो एक बार अम्ल ले लेते हैं, प्लस माइनस को मिटा देता हूं ना, वो समझाने के लिए था। तो HCl ले लिए हम लोग। इस बार हम लोग Zn की जगह पे क्या लें? सोडियम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? सोडियम। एक आसान सा चीज ले ली। Na और Cl मिलकर क्या बनाएंगे? NaCl। क्या बनाएंगे? NaCl। अब क्या आ गया इसके बाद? 2 हाइड्रोजन बच गया, क्योंकि यहाँ पे तो आया नहीं, तो 2 हाइड्रोजन बचा, वो क्या बनाएगा? H2 गैस के रूप में उड़ जाएगा फुर से। इसके बाद एक और धातु ले लेते हैं, वो धातु है Fe, लोहा। जानते ही होगे तुम लोग। तो Fe और Cl2 मिलकर क्या बना देंगे? FeCl2। 2 हाइड्रोजन बचा, वो 2 हाइड्रोजन गैस के रूप में चला जाएगा। तो देखो, एक बात अब अच्छा लगा कि धातुओं से अगर क्रिया करता है कौन? अम्ल। किससे क्रिया करता है? धातुओं से। कौन क्रिया करता है? अम्ल। तो अम्ल धातु से क्रिया करके क्या बनाता है? लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अब ये तो समझ गए। ये आप लोगों को क्या करना है? लिखना है। फटाफट उतारो, फिर अगला चीज देखेंगे।
अब अम्ल के बाद देखते हैं कि क्षार धातुओं से क्रिया करके क्या बनाते हैं। तो देखो, जो क्रिया अम्ल देता है कुछ क्षार भी वही क्रिया देते हैं, तो क्षार भी धातुओं से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। तो क्षार भी ज़्यादा अंतर, मतलब धातुओं से ज़्यादा अलगाव नहीं दिखाते हैं। तो क्षार भी किससे क्रिया करते हैं, धातु से क्रिया करते हैं। तो क्या बनाते हैं, लवण तो बनेंगे, तो लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस को ये भी क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। कैसे होगा देख लेते हैं। यहाँ पे एक हमारे पास क्षार ले लेते हैं, उस बार अम्ल लिए थे, इस बार क्या लेंगे, क्षार NaOH। तो यहाँ पे ले लेते हैं NaOH। इसकी क्रिया किससे कर दिए, Zn से कर दिए। यहाँ को 2 ले लेते हैं तो ही हाइड्रोजन निकालते बनेगा। तो सोडियम कितना है अभी, 2 ठो, तो Na2। इफ Zn कितना है, 1। ऑक्सीजन कितना है, देखो यहाँ पे 2 है तो सबके लिए काम करेगा। तो ऑक्सीजन भी कितना है, 2, तो O2। इसके बाद ये वाला हाइड्रोजन क्रिया किया क्या इसके साथ, नहीं किया, तो ये निकल जाएगा बाहर। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस ऐसे कहाँ चला गया, बाहर। एक और धातु ले लेते हैं आपकी संतुष्टि के लिए, क्षार 2NaOH। इसकी क्रिया जिंक से ना करा करके किससे करा देते हैं, Fe से करा देते हैं। तो क्या बनेगा, कोई चेंज नहीं होगा, जहाँ पे Zn है वहाँ पे क्या हो जाएगा, Fe। तो Na2FeO2 प्लस हाइड्रोजन गैस हो जाएगा मुक्त। यहाँ पे 2 चीजें आई, Na2ZnO, इसको क्या बोलते हैं, Na2ZnO, ये लवण है। क्या है, लवण। इसका नाम क्या है, इसका नाम है सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट। इसके बाद Na2FeO2 का नाम क्या हो जाएगा, ये भी एक प्रकार का लवण है, इसका नाम हो जाएगा, अब ये Na2 सोडियम जिंकेट था, जिंक के कारण जिंकेट, तो यहाँ पे Fe है तो फेरेट हो जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम फेरेट। तो समझ में आ गया, अम्ल भी धातु से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है, क्षार भी धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस और लवण बनाता है। ठीक है, उतार लो, इसके बाद आगे पढ़ेंगे। हाँ, तो रासायनिक गुणधर्म की अगली कड़ी में अभी हम लोग पिछले बार क्या पढ़े कि धातुओं से क्रिया, अब पढ़ेंगे सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया करके क्या बनाते हैं, अम्ल और क्षार। तो अम्ल सबसे पहले किससे देखते हैं, कार्बोनेट से। कार्बोनेट से क्रिया, जो अम्ल होता है, कौन, अम्ल, अम्ल कार्बोनेट से क्रिया करके, कार्बोनेट से क्या करके, क्रिया करके क्या बनाएगा, एक तो लवण बनाएगा, ठीक है, लवण के बाद जल बनाएगा और जल के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अम्ल कार्बोनेट से क्रिया कर लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अब देखते हैं समीकरण के रूप में कि कैसे कैसे ये बनाता है। तो कोई भी अम्ल ले लेते हैं, HCl ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, HCl। कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं, Na2CO3। सोडियम धातु है, धनायन होगा, क्लोरीन से क्रिया करके NaCl बनाएगा, क्लोरीन से क्रिया करके क्या बनाएगा, NaCl। तो 2 ठो सोडियम है तो 2 NaCl, तो लवण बना ना, NaCl क्या होता है, लवण। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 ठो, हाइड्रोजन कितना ठो है, 2 ठो, तो H2O, यहाँ एक ऑक्सीजन ले लिए और यहाँ से 2 हाइड्रोजन, तो इसका तो पूरा काम तमाम हो गया। यहाँ पे क्या बचा, 1 ठो कार्बन और 2 ठो ऑक्सीजन, तो CO2, कहानी खत्म। क्या क्या बना, लवण बना, जल बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना। ठीक बात है। अब कार्बोनेट से हो गया, अब तीसरे नंबर पे देखते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट से। किससे, हाइड्रोजन कार्बोनेट से।
हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया। तो हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करके क्या बनाता है देख लेते हैं। अम्ल हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करके लवण बनाएगा, जल बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। सेम रिएक्शन ये भी देगा, सेम रिएक्शन। देखते हैं कैसे कैसे सेम रिएक्शन देगा। तो हाइड्रोजन कार्बोनेट में ले लेते हैं, एक तो अम्ल लेंगे ही लेंगे, HCl अम्ल ले लिए। हाइड्रोजन कार्बोनेट लेंगे तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये हो गया है। ये कैसे क्रिया करेगा, देखो NaCl के साथ क्रिया करके NaCl बनाया, यहाँ भी Na है, Cl के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा NaCl। इसके बाद एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, दो हाइड्रोजन हुए और एक ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे, जल बनाएंगे। यहाँ से एक ऑक्सीजन गया था तो एक कार्बन और दो ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे, CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो सेम रिएक्शन हुआ, अम्ल कार्बोनेट से क्रिया करके लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट से भी क्रिया करके लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। अब यहाँ पे क्या लिए थे हम लोग, अम्ल की क्रिया हाइड्रोजन कार्बोनेट से, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से। अब देखते हैं अम्ल की क्रिया अम्ल मतलब HCl ना, HCl की क्रिया सोडियम की जगह पे कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से, इससे क्रिया करके क्या बनाएगा तो सेम चीज, अम्ल हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करके लवण बनाता है, जल बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कैसे कैसे बनाता है ये अभी देखते हैं। अम्ल ले लेते हैं HCl, इसके बाद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यहाँ पे 2 आएगा, CaHCO3 यहाँ पे आ जाएगा 2, इससे क्रिया करके यहाँ पे देखो कैल्शियम कितना है 1, क्लोरीन कितना है 2, CaCl2 बनेगा, तो ये हो गया लवण। इसके बाद जल कैसे बनेगा, यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन कितना है, देखो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 2 और 2 कितने हाइड्रोजन है 4, तो 4 हाइड्रोजन में कितना जल बनेगा 2 जल बनेगा। कार्बन कितना ठो है, कार्बन है 2 ठो, तो इसका मतलब 2 CO2 बनेगा। ठीक है, अम्ल किसे, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करके कैल्शियम क्लोराइड बनाता है, जल बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो 3 चीजें क्लियर हुई। ठीक है, अब इसके बाद आगे और पढ़ेंगे। तो आगे क्या पढ़ेंगे, अधात्विक ऑक्साइड से क्रिया, अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड। अधात्विक ऑक्साइड में ना क्या ले लेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 से क्रिया, SO2 से क्रिया। अम्ल बहुत ले लेते हैं, ले लिए। अब लेंगे क्षार। अधात्विक ऑक्साइड की क्रिया किससे कराएंगे, क्षार से कराएंगे। तब क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है, अधात्विक ऑक्साइड के रूप में ले लिए हैं SO2, तो SO2 इस बार क्रिया अम्ल से नहीं कराएंगे, इसका भी अम्ल से कराए, इसका भी अम्ल से कराए, इसका भी अम्ल से कराए। अब करा के देखते हैं क्षार से। तो SO2 की क्रिया किससे करा देते हैं, क्षार से, तो NaOH क्या हो जाएगा NaOH। इसकी NaOH ले लेते हैं 2 ठो। देखो यहाँ पे सोडियम कितना है 2 ठो, सोडियम कितना है 2 ठो, तो Na कितना हो जाएगा 2, सल्फर कितना है 1 ठो, तो सल्फर हो जाएगा 1, O2 है, एक और O आ जाएगा तो O3 हो जाएगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, जब 2 हाइड्रोजन है तो 1 ठो क्या बन जाएगा जल। सेम प्रोसेस, क्या हुआ, अधात्विक ऑक्साइड से क्रिया किया तो ये लवण बनाया, यहाँ पे क्या बनाया लवण, और यहाँ पे क्या बना जल, और ये है अधात्विक ऑक्साइड और ये है क्षार।
तो अधात्विक ऑक्साइड क्षार से क्रिया करके लवण बनाता है और जल बनाता है। ये चीजें यहां से हो गई क्लियर। ठीक है, बस लिख लो, फिर आगे पढ़ते हैं। अभी जस्ट पहले पढ़े अम्ल और क्षारों के रासायनिक गुणधर्म। उसके जस्ट बाद एक टॉपिक है सिलेबस में, वो है आयनीकरण। आयनीकरण, आयनीकरण मतलब क्या होता है? आयन उत्पन्न करना। आयनीकरण मतलब क्या होता है? आयन उत्पन्न करना या दो आयनों में टूट जाना। कोई भी अम्ल या कोई भी क्षार जिसका जलीय विलयन बनाते हैं तो दो आयनों में टूट जाता है। ठीक है, दो आयनों में क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो इस घटना को क्या बोलते हैं? आयनीकरण। डेफिनेशन क्या होता है इसका? डेफिनेशन होता है कि किसी भी अम्ल या क्षार का, किसी भी अम्ल या क्षार का जलीय विलयन बनाने पर, किसी भी, देखो मैं लिख भी दे रहा हूं, किसी भी अम्ल या क्षार का क्या बनाने पर? जलीय विलयन बनाने पर। ठीक है, इधर भी जाएगा और मान लो इधर भी जाएगा। जलीय विलयन बनाने पर दो आयनों में टूट जाता है। एक आयन होता है धन वाला और दूसरा आयन होता है माइनस वाला। एक आयन होता है माइनस वाला और दूसरा आयन होता है धन वाला। मतलब दो प्रकार के आयनों में टूट जाते हैं। अम्ल या क्षार का जलीय विलयन बनाने पर दो आयनों में टूटना आयनीकरण कहलाता है। क्या कहलाएगा? आयनीकरण। उदाहरण देख लेते हैं आयनीकरण का। HCl, H प्लस में टूटता है और Cl किस में टूटता है? माइनस में टूटता है। लवण का देख लेते हैं, मतलब क्षार पहले देख लेते हैं। तो Na प्लस में टूटता है, OH किस में टूटता है? माइनस में। अब एक देख लेते हैं लवण NaCl, तो Na प्लस में टूटता है और Cl किस में टूटता है? माइनस में। तो दो प्रकार के आयन आपको दिख रहे हैं। ये जलीय विलयन बनाने पर ऐसे हुए हैं ना। कौन सा विलयन? जलीय विलयन बनाने पर ऐसा हुए हैं। तो जलीय विलयन बनाने पर दो आयनों में टूट जाना क्या कहलाता है? आयनीकरण कहलाता है। अब आयनीकरण होगा तो आयन उत्पन्न होंगे। आयनीकरण होगा तो क्या होगा? आयन उत्पन्न होगा। अब कोई जरूरी नहीं है कि पूरी तरह से ही आयनन हो, 100% ही आयनन हो। एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं कि आयनन लगभग 100% हो या पूरा हो, आयनन लगभग 100% हो, तब उसे प्रबल अम्ल या क्षार कहते हैं। अम्ल या क्षार कहते हैं। कोई भी प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार कब होगा? जब उसका आयनन लगभग कितना होगा? 100%। लगभग पूरा होगा। लगभग कैसा होगा? पूरा होगा। और अगर आयनन बहुत ही कम हुआ, आयनन बहुत ही क्या हुआ? कम हुआ। अगर आयनन बहुत ही कम हुआ तब उसे क्या कहेंगे? तब उसे दुर्बल अम्ल या क्षार कहते हैं। ठीक है, तब उसे क्या बोलेंगे? दुर्बल अम्ल या क्षार। एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार होता है। जो ये तीनों एग्जाम्पल आपके पास आए हैं, तीनों के तीनों प्रबल के हैं। किसके हैं? प्रबल के। ये लगभग 100% आयनित होते हैं। कितने होते हैं? 100% आयनित होते हैं। तो जब भी प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार आपसे पूछा जाए आयनन की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? आयनन की दृष्टि से, तो वो क्या होते हैं? ये तीनों को आप लिख देना। अब दुर्बल में क्या हो जाता है? अम्ल में देख लेते हैं। दुर्बल अम्ल जो होता है वो होता है एसिटिक अम्ल, CH3COOH। एसिटिक अम्ल एक प्रकार का क्या है? दुर्बल अम्ल है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH एक प्रकार का क्या है? दुर्बल क्षार है। ठीक है, तो ये दुर्बल क्षार हो गया, दुर्बल अम्ल हो गया। ये अम्ल है तो प्रबल अम्ल, क्षार है तो प्रबल क्षार। ठीक है, तो आयनन अगर 100% होता है तो प्रबल, कम होता है नहीं के बराबर होता है तो दुर्बल। और किसी भी विलयन का जलीय विलयन
किसी विलयन नहीं, किसी भी अम्ल या क्षार का जलीय विलयन बनाने पर आयनों में विभक्त होना, यह घटना कहलाता है आयनीकरण, आयोनाइजेशन। क्लियर है बात? क्लियर होगा तो आगे चलेंगे। उतार लो। आयनीकरण के बाद अब समझते हैं पीएच मान। अम्ल कितना प्रबल है, कितना क्षार कितना प्रबल है, कितना दुर्बल है, इसकी पहचान अभी तो आयनीकरण के द्वारा की है कि अगर 100% आयनन होता है तो प्रबल और अगर थोड़ा मोड़ा होता है तो दुर्बल। लेकिन अम्ल और क्षार प्रबल या दुर्बल है, इसकी पहचान पीएच के द्वारा भी किया जाता है। इसकी पहचान किसके द्वारा किया जाता है? पीएच के द्वारा। पीएच एक स्केल होता है जिसमें अलग अलग कलर बने होते हैं, 0 से लेकर 14 तक उसमें अंक होते हैं। तो पीएच का डेफिनेशन क्या होता है? आपके सामने लिखा गया है कि किसी विलयन का पीएच मान हाइड्रोजन आयन के सांद्रण का ऋणात्मक लघुगणक होता है। पीएच, किसी विलयन का पीएच मान हाइड्रोजन आयन के सांद्रण का ऋणात्मक लघुगणक होता है। पीएच मान बराबर क्या हो जाएगा? पीएच बराबर ऋणात्मक लघुगणक होता है तो माइनस log 10H+। ये क्या होता है? पीएच मान का फॉर्मूला। ठीक, तो पीएच क्या हो जाता है? डेफिनेशन। अब मैं बताया कि ये क्या होता है? एक प्रकार का स्केल होता है जिसके द्वारा बताया जाता है कि ये प्रबल अम्ल होगा या दुर्बल अम्ल होगा, उदासीन होगा या क्षार होगा। तो बेसिकली पीएच क्या होता है? एक स्केल होता है, एक पैमाना होता है जिसकी सहायता से अम्ल और क्षार की पहचान की जाती है, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की पहचान की जाती है। तो इसका पैमाना कहाँ से चालू होता है? 0 से लेकर के 14 तक। कहाँ से होगा? 0 से लेकर के 14 तक। तो लिख लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और क्या हो जाएगा? 14। 0 से लेकर के 14 तक। तो ये जो 7 होता है, ठीक है, ये क्या होता है? उदासीन। 7 क्या हो जाएगा? उदासीन। ना अम्ल ना क्षार। उदासीन मतलब क्या होता है? ना ही अम्ल और ना ही क्षार। तो 7 नंबर क्या होता है? उदासीन। उदासीन के जो इधर होता है वो होता है क्षार, मतलब 7 से ज्यादा होगा वो क्या हो जाएगा? क्षार। तो इधर क्या हो जाएगा? क्षार की प्रबलता। क्या होता है? अगर 8 हो गया तो क्षारीय प्रवृत्ति का हो गया, 9 हो गया तो क्षारीय, ये सब हो गए तो क्षारीय। लेकिन अगर 7 से कम हो तब उसको क्या बोलते हैं? अम्ल। 7 से कम हो तो क्या बोलेंगे? अम्ल। तो ये क्या हो जाएगा? अम्ल की प्रबलता। 7 से अधिक क्षार की प्रबलता, इधर अम्ल की प्रबलता। अब यहाँ पे तो एक चीज नहीं है, अब दुर्बल अम्ल कौन होगा, प्रबल अम्ल कौन होगा? तो ये स्लॉट तो बुक है, ये जो 7 वाला है वो क्या है? बुक है किसके लिए? उदासीन के लिए। अब एक चीज मानना तुम लोग, 7 से 8, 9, 10 और 11 इतना तक जो है ना, इसको मान लेना दुर्बल। इसको क्या मान लेना? दुर्बल। और किसकी तरफ है ये? क्षार की तरफ है। तो यहां से यहां तक को मान लेना तुम लोग दुर्बल क्षार। क्या मान लेना है? दुर्बल क्षार। और इससे इधर वाले को क्या मान लेना है? प्रबल क्षार। अभी इससे रिलेटेड मजेदार क्वेश्चन आता है 4 नंबर का पेपर में। तो ये हो जाएगा दुर्बल क्षार और हो जाएगा प्रबल क्षार, मतलब 12, 13, 14 आ जाएंगे प्रबल क्षार में। इधर देख लेते हैं तो 3 तक को क्या मान के चलना है? दुर्बल अम्ल। क्या मान के चलना है? दुर्बल अम्ल। 3 पीएच मान तक को मान के चलना है दुर्बल अम्ल, और 2, 1 और 0 को प्रबल अम्ल। इसको क्या मान के चलना है? प्रबल अम्ल। ये जो स्केल है 0 से लेकर के 14 तक, उसी को बोला जाता है पीएच स्केल। 0, 1, 2 अगर पीएच मान है किसी विलयन का तो प्रबल अम्ल कहलाएगा, 4, 5, 6 दुर्बल अम्ल कहलाएगा, 7 उदासीन कहलाएगा, 8, 9, 10, 11 दुर्बल क्षार कहलाएगा, 12, 13, 14 प्रबल क्षार कहलाएगा। ठीक बात है। अब मैं आप लोगों के साथ खेलता हूं एक खेल,
ठीक ना। और वो खेल ये है कि मेरे पास कुछ विलियन है, मेरे पास क्या है, कुछ विलियन है, और उन विलियनों में है ए बी सी डी ई एफ, इतने सारे मेरे पास क्या हैं, विलियन। ए का पीएच मान 13 है, बी का पीएच मान 4 है, सी का पीएच मान 7 है, डी का पीएच मान 6 है, ई का पीएच मान 11 है, और एफ का पीएच मान 1 है। अब आपको बताना है कि कौन प्रबल अम्ल है, कौन दुर्बल अम्ल है, कौन क्या है और कौन क्या है। ऐसे क्वेश्चन 4 नंबर के आते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले देखते हैं ए, पीएच मान कितना है, 13। अब बता दो 13 वाला सेलेक्ट करके, प्रबल अम्ल होगा, दुर्बल अम्ल होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो 13 कहाँ पे है, 13 यहाँ पे है, किसकी तरफ है, प्रबल क्षार की तरफ है। तो विलियन ए क्या हो जाएगा, प्रबल क्षार हो जाएगा। ठीक बात है। ए के बाद आता है बी, बी का पीएच वैल्यू कितना है, 4 है, बी का पीएच वैल्यू कितना है, 4 है। इसका देख के बताओ ये किसके अंडर में आता है, 4, दुर्बल अम्ल। क्या है, दुर्बल अम्ल। इसके बाद सी का पीएच वैल्यू कितना है, सी का पीएच वैल्यू 7 है, सी का पीएच वैल्यू कितना है, 7 चेक करो, 7 में क्या आ गया, उदासीन, 7 में आगल उदासीन। तो 7 सी नंबर वाला कैसा हो जाएगा, उदासीन। इसके बाद डी ई और एफ, डी का पीएच वैल्यू कितना है, डी का जो पीएच वैल्यू है वो है 6। अब 6 वाले का देख लो कितना है, 6, दुर्बल अम्ल। कैसा है, दुर्बल अम्ल। इसके बाद ई का वैल्यू कितना है, ई का जो वैल्यू है वो है 11। 11 चेक करो कहाँ है, यहाँ है, 11 दुर्बल क्षार की तरफ आएगा, किसकी तरफ आएगा, दुर्बल क्षार की तरफ आएगा। इसके बाद एफ बराबर 1 है, एफ का पीएच वैल्यू कितना है, 1 है। अब 1 देख लो, इसकी तरफ है, प्रबल अम्ल की तरफ, इसकी तरफ है, प्रबल अम्ल। तो ऐसे ही आपको पीएच के हिसाब से क्वेश्चन के आंसर देने हैं और नंबर ले जाना है। अब बताओ पीएच वैल्यू समझ में आया कि नहीं आया। पूरा पीएच वैल्यू में अच्छे से समझा दिया, अब आपको इतना समझ में आना चाहिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ऐसे विलियन दे दिए रहेंगे, सिर्फ 4 ही दिए रहेंगे, मैं तो 6 दिया हूँ, सिर्फ 4 दिए रहेंगे और 4 में आपको सेलेक्ट करना है कौन प्रबल अम्लीय है, कौन दुर्बल अम्लीय है, कौन क्षारकीय है, कौन उदासीन है। ठीक है, तो ये भी नोट डाउन कर लो। मैं साइड हो जाता हूँ, फिर अगला चीज पढ़ेंगे। हाँ, विलियन के लिए पीएच मान तो पढ़ लिए हम लोग, ठीक ठाक लगा, समझ में भी आया, वेरी गुड, बिल्कुल सही। अब पढ़ते हैं पीएच का हमारे दैनिक जीवन में क्या रोल होता है, पीएच मान का हमारे दैनिक जीवन में क्या रोल होता है। ठीक है, देखना, सबसे पहले हमारी पाचन प्रक्रिया, हमारी कौन सी प्रक्रिया, पाचन प्रक्रिया को प्रभावित करता है पीएच मान। हम जब भी कोई खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में उसको पचाने के लिए एक अम्ल सिक्रीट होता है, स्रावित होता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्रबल अम्ल होता है, वो सिक्रीट होता है, तो हमारे शरीर में भोजन का पाचन होता है। ठीक है, इस बात को समझना। ठीक है, इसके बाद मान लो हम ज़्यादा फुल्की खा दिए, तो फुल्की का पानी खट्टा होता है, हमारे शरीर में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, तो पाचन ठीक से नहीं होता है। अगर हम ज़्यादा खट्टे चीज़ों का सेवन करें, ज़्यादा खट्टी चीज़ें खाएं, तो हमारे शरीर में अम्लीयता का क्रम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, जिससे एसिडिटी हो जाता है हमारे शरीर में। क्या हो जाएगा, एसिडिटी हो जाएगा। एसिडिटी हो जाएगा तो हमारे शरीर में या अमाशय में पीएच मान ज़्यादा हो जाएगा, नहीं कम हो जाएगा, मतलब अम्लीय प्रभाव ज़्यादा हो जाएगा और पीएच मान का हो जाएगा कम। तो उसको बैलेंस करने के लिए इनो पीते हैं या हाजमोला का सेवन करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ज़्यादा पीएच मतलब
अम्लीय प्रभाव ज़्यादा हो गई है उसको कम किया जा सकता है। तो वो किसके द्वारा किया जाता है? इनो के द्वारा किया जाता है या हाजमोला के द्वारा किया जाता है, नींबू पानी के द्वारा भी किया जाता है। ठीक है, तो पाचन में पीएच का महत्व होता है, पाचन में पीएच का महत्व होता है। पाचन के बाद दूसरा रक्त का पीएच मान। ठीक है, किसका पीएच मान? रक्त का पीएच मान। हमारे शरीर में ब्लड होता है, ब्लड का पीएच मान थोड़ा सा क्षारीय होता है, 6.8 से 7.8। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 6.8 से 7.8। जो 7 होता है वो उदासीन होता है, 6.8 7 के नजदीक है, 7.8 7.5 से ज्यादा है। कहने का मतलब क्या है कि रक्त का जो पीएच मान है, रक्त का क्या है, जो पीएच मान है वो थोड़ा सा क्षारीय होता है। रक्त का पीएच मान थोड़ा सा क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। अगर रक्त के पीएच मान में बदलाव कर दें, रक्त के पीएच मान में क्या कर दें? बदलाव कर दें, ये थोड़ा क्षारीय कर दें या थोड़ा सा अम्लीय कर दें, तो जो हीमोग्लोबिन का संचार, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का संचार करता है ना, हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को दोह के पूरे शरीर में पहुंचाता है। अगर हमारे शरीर के ब्लड के पीएच मान में छेड़खानी हुई, किसमें छेड़खानी हुई? ब्लड के पीएच मान में छेड़खानी हुई, या 7.8 से ज्यादा हो गया, 6.8 से कम हो गया, तो क्या हो सकता है? जो हीमोग्लोबिन होता है उसके आकार में चेंजेस आ जाते हैं। हीमोग्लोबिन के आकार में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। जो हीमोग्लोबिन होगा उसके आकार में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा, आकार में हो जाएगा परिवर्तन। और जो ऑक्सीजन को ले जा रहा था इधर उधर, ऑक्सीजन को इधर उधर ले जा रहा था, वो काम नहीं ले पाएगा। अब नहीं ले जा पाएगा तो शरीर में ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो ठीक से सभी चीजों का परिवहन नहीं हो पाएगा। इसीलिए रक्त में भी पीएच मान का प्रभाव होता है, पाचन की प्रक्रिया में भी होता है, और रक्त के पीएच मान में भी अगर बदलाव हो तो शरीर की क्रियाएं बदल जाती हैं, शरीर कमजोर हो जाता है। मतलब कई सारे रोग उत्पन्न हो जाएंगे। ऑक्सीजन की कमी से जितने भी रोग होते हैं वो सारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरे नंबर पर पढ़ते हैं लार का पीएच मान। लार पर पीएच का प्रभाव। ठीक है, जब हम सवेरे सो के उठते हैं तो हमारे मुंह का जो क्या बोले, मुंह में लार उत्पन्न होता है, थोड़ा हल्का खट्टा होता है। हल्का क्या होता है? खट्टा होता है। अब दांत जो बना होता है ना, दांत का इनेमल कैल्शियम फास्फेट का होता है। किसका होता है? कैल्शियम फास्फेट का होता है। ये पानी में नहीं घुलता है लेकिन अम्ल में घुल जाता है। पानी में नहीं घुलता है लेकिन किस में घुल जाता है? अम्ल में घुल जाता है। लार का पीएच मान होता है 5.5। लार का पीएच मान कैसा होता है? 5.5। इसीलिए हम लोगों का लार हमको स्वाद में कैसा लगता है? खट्टा लगता है, क्योंकि 7 से कम पीएच मान वाले चीजों का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। उनकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। तो लार का पीएच मान होता है 5.5। हमारे दांत जो होते हैं वो बने होते हैं कैल्शियम फास्फेट के, और ये हल्का सा किस प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। कैसा प्रकृति का होगा? क्षारीय प्रकृति का होगा। जल से क्रिया तो नहीं करेगा लेकिन किससे क्रिया करेगा? अम्ल से क्रिया करेगा। अम्ल से क्रिया करेगा और दांतों को सड़ाएगा। इसीलिए जो लार का पीएच मान होता है 5.5 से कम किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। 5.5 से अगर कम हुआ तो अम्ल प्रबल हो जाएगा, और अम्ल क्षार से क्रिया करके क्षार से क्रिया करेगा और दांत क्या करेगा? खराब। तो दांत का खराब होना, दांत का क्या होना? खराब होना बहुत हद तक लार के द्वारा होता है। लार इसमें जिम्मेदार होता है। दांत खराब होने में कौन ज्यादा जिम्मेदार होता है? लार, क्योंकि लार से मुंह का पीएच मान हो जाता है कम। मुंह का कम पीएच मान होगा, क्षार से क्रिया करके एक अन्य चीज बनाएगा और दांत को सड़ाएगा। ठीक है, अब पीएच मान का पौधे और जंतु पर प्रभाव। पौधे
और जंतु पर पीएच मान का प्रभाव। पौधे और जंतु पर पीएच मान का क्या प्रभाव पड़ता है? देखो, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो सुंदर दिखाई देते हैं, जिन पे भंवरा जाकर के ज़्यादा बैठते हैं, या कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जो अच्छे होते हैं जिनको काट लिया जाता है मनुष्यों के द्वारा भी। तो मनुष्य तो काटते हैं पेड़ पौधों को, लेकिन कुछ ऐसे पेड़ पौधे फंस जाते हैं मनुष्य के सामने। कुछ ऐसे पेड़ पौधे आ जाते हैं जिनसे थोड़ा सा भी टच हो गया, ऐसे करके पेड़ से भी थोड़ा सा भी टच हो गया तो जगह भुराने लगता है। ठीक है, भुराना समझते हो ना? तो भुराने लगता है, जलने लगता है। या कोई भी छोटा सा कांटा गड़ गया तो वो क्या होता है, हमारे शरीर में अम्ल छोड़ता है। हमारे शरीर में क्या छोड़ता है? अम्ल छोड़ता है। अब हमारा शरीर नॉर्मल है, ना अम्लीय है ना क्षारीय है, तो अगर कोई भी चीज हमारे शरीर में अम्लीय प्रकृति का आएगा तो हमको जलन होगी, जिससे पेड़ पौधे सुरक्षित होंगे। पेड़ पौधे क्या होंगे? सुरक्षित होंगे। मान लीजिए मैं किसी पेड़ को काटने जा रहा हूँ, उसमें बहुत सारे कांटे हैं जो मेरे को गड़ सकते हैं, तो यहाँ पे मैं उस पेड़ को काटूंगा क्या? नहीं काटूंगा, क्योंकि वो कांटे अगर गड़े तो मेरे शरीर में क्या होगी? जलन होगी। और कांटे मतलब कांटों में जो जहर होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है या तो क्षारीय प्रकृति का होता है। अगर अम्ल या क्षार दोनों में से कोई भी मेरे शरीर के अंदर आया तो मुझ में क्या होगी? जलन होगी। उस जगह पे क्या होगी? जलन। तो मैं उसको नहीं काटूंगा। तो इससे पेड़ थोड़े से क्या हो जाएंगे? सुरक्षित हो जाएंगे। जंतु पर क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे मक्खी हो गया। अब मक्खी काटेगा, हाथ को काट देगा तो फूल जाता है, दर्द भी भयानक होता है। बिच्छू काटते तो फूल जाता है, दर्द भी भयानक होता है। क्यों? क्योंकि लोग जहर एक्सपोज करते हैं शरीर में। क्या कर देंगे? जहर मिला देंगे हमारे शरीर में। जैसे ही काटेंगे चौप बजाने तक जहर छोड़ के भाग जाएंगे, उड़ जाएंगे। और वो भी क्या करती है? बर्रों या भंवर या भंवरा काटेगा हाथ को, उड़ जाएगा। वो सिर्फ काटता नहीं है, सुई को होता है, सुई के द्वारा जहर भी डालता है और वो बच के भाग जाता है। तो अपनी सुरक्षा के लिए भी वो जहर अम्ल या क्षार के रूप में हमारे शरीर में इंजेक्ट कराते हैं, जिससे वे तुरंत उड़ करके भाग जाते हैं और अपनी रक्षा करते हैं। अगर उड़कर नहीं भागेंगे और चाप देंगे तो मर जाएंगे। इसीलिए अम्ल वो लोग प्रवाहित करते हैं, जिस स्थान पर भी डंक लगाते हैं क्या करते हैं? अम्ल स्रावित करते हैं ताकि उनकी सुरक्षा हो सके। पेड़ पौधे भी ऐसा करते हैं ताकि उनकी सुरक्षा हो सके। 5वें नंबर पे पढ़ते हैं मिट्टी और पीएच। मिट्टी और पीएच। देखो, जो मिट्टी होता है उसका पीएच मान कितना होता है? मिट्टी का जो पीएच मान होता है वो होता है 5 से 8। कैसा होगा? 5 से 8। देखो, पीएच मान अगर 5 से कम होगा तो मिट्टी उपजाऊ नहीं रहेगी, अगर 8 से ज़्यादा होगा तो फिर भी मिट्टी उपजाऊ नहीं रहेगी। कहने का मतलब यह है कि मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए? 5 से 8। मतलब थोड़ा सा क्षारीय चल जाएगा, थोड़ा सा अम्लीय चल जाएगा और उदासीन चल जाएगा। अगर पीएच मान 5 से कम हुआ तो उस जमीन में ज़्यादा फसल नहीं होगा। अगर पीएच मान 8 से ज़्यादा हो जाएगा तो उसमें ज़्यादा फसल नहीं होगा। ज़्यादा ही मात्रा में अगर रासायनिक खाद डाला जाता है ना जमीन पे, तो क्या होता है? जमीन अनुपजाऊ हो जाता है, बिना उपजाऊ का हो जाता है। उसमें धान चावल कुछ नहीं उपजता है, गेहूँ कुछ नहीं उपजता है। क्यों? क्योंकि उसका जो पीएच मान होता है हम रासायनिक खाद डाल के परिवर्तित कर देते हैं। तो पीएच मान का जमीन में बहुत रोल होता है। जो उपजाऊ जमीन होते हैं उसमें बहुत रोल होता है। अगर पीएच मान कम होता है 5 से और 8 से ज़्यादा होता है तो समस्याएं आती हैं। अगर आपके खेतों में भी कम फसल उत्पन्न हो रहा होगा तो एक बार उसके पीएच मान का चेकअप जा करके करा लें। ठीक है, तो ये 5 हो गए पीएच मान के प्रभाव। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। याद रखने हैं, ये चीज़ें आती हैं पेपर में। ठीक है, छत्तीसगढ़ बोर्ड में तो और आते हैं, और किसी भी बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं अगर सिलेबस में होगा तो। अब अम्ल और क्षार बहुत पढ़ लिए, अब पढ़ते हैं लवण, साल्ट। क्या होते हैं लवण? देखो, अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करके लवण बनाते हैं। अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण बनाते हैं। अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण बनाते हैं। ठीक है, देखते हैं क्रियात्मक रूप में। तो अम्ल की क्रिया कैसे करा देते हैं? क्षार से। तो क्या बनता है? तो बनता है लवण
और बनता है जल। उदाहरण के रूप में देख लेते हैं कि लवण के क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं, साल्ट के क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं। तो अम्ल में ले लेते हैं HCl, क्षार में ले लेते हैं NaOH, इन दोनों का करा देते हैं क्रिया। तो Na और Cl मिलकर क्या बनाएंगे, NaCl। ये है लवण, यहाँ से H और यहाँ से OH मिलकर क्या बन जाएगा, H2O, ये होता है जल। किसी और अम्ल के साथ ले लेते हैं, तो ले लेते हैं H2SO4, सबसे शुरू में पढ़े थे ना, सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस याद रखना है NaOH। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ठो है, तो यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा, 2 ठो। तो Na2SO4 प्लस जल, ठीक है। तो ये भी और ये भी, ये क्या है, लवण। तो अगर अभी कभी भी पेपर में आए कि अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, तो लवण बनाते हैं। अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके क्या बनाएंगे, लवण बनाएंगे। अब लवण में दो चीजें होती हैं, एक धनायन होता है और एक ऋणायन होता है। यहाँ पे लवण में आप देखोगे, इसमें यहाँ पे दो चीज देखने को मिलेगा, एक मिलेगा धनायन और एक देखने को मिलेगा ऋणायन। तो इनको बोला जाता है मूलक, इनको क्या बोला जाएगा, मूलक। तो मूलक दो प्रकार के होते हैं, जो कि लवण जो होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, अम्ल और क्षार। तो मूलक भी कितने होंगे, 2। तो अम्लीय मूलक होगा और एक होगा क्षारीय मूलक। तो अम्लीय और क्षारीय मूलक की पहचान, अम्लीय और क्षारीय मूलक की क्या करना, पहचान करना। तो कैसे पहचान करेंगे वो समझते हैं। जो यहाँ पे दो चीज मिला ना, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। तो जो प्लस वाला होता है वो कहलाता है क्षारीय मूलक, वो क्या कहलाएगा, क्षारीय मूलक। और जो माइनस वाला है वो कहलाता है अम्लीय मूलक। प्लस वाला क्षारीय मूलक, माइनस वाला अम्लीय मूलक। अब उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहले NaCl में देखते हैं। तो NaCl को जब तोड़ते हैं तो Na में आता है प्लस और Cl में आता है माइनस। अब आप लोग खुद ही देख के बता दो, प्लस आया तो क्षारीय मूलक, माइनस आया तो अम्लीय मूलक। NH4Cl में देखें, NH4 में प्लस आ जाएगा और Cl में आ जाएगा माइनस। अम्लीय और क्षारीय मूलक, अम्लीय मूलक। H2SO4 नहीं, H2SO4 नहीं, Na2SO4 में देखो, Na2SO4 दो आयनों में टूटेगा, Na प्लस SO4 माइनस, माइनस तो अम्लीय मूलक, प्लस तो क्षारीय मूलक। इसके बाद और कुछ बुक में दिया है CH3COO NH4। जो NH4 है वो प्लस जाएगा और CH3COO यहाँ से यहाँ तक क्या जाएगा, माइनस। तो माइनस तो अम्लीय मूलक, प्लस तो क्षारीय मूलक। तो अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक की पहचान करना भी अब आप लोग सीख गए हो। अब इस अध्याय का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, उसको उतार लो, उसके बाद वो है अम्ल वर्षा। इसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। फिर देखेंगे इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब पढ़ते हैं इस अध्याय का लास्ट टॉपिक, वो है अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा क्या होता है, देखो जो नॉर्मल वर्षा होती है या नॉर्मल जल होता है, नॉर्मल जल का पीएच मान कितना होता है। अच्छा देखो, पानी पीने में स्वाद कैसा होता है, अगर पानी पीने में स्वाद अच्छा लगता है तो फिर वो अच्छा पानी नहीं है। अगर पानी का तो कोई स्वाद होता ही नहीं है, न रंग होता है न गंध होता है, ठीक है। जो शुद्ध पानी होता है उसमें कोई रंग नहीं होता, कोई गंध नहीं होता और उसका कोई स्वाद नहीं होता। तो जिस पानी में आपको स्वाद है समझ जाना वो शुद्ध पानी नहीं है। तो जल का कोई स्वाद नहीं होता, इसीलिए जल का पीएच मान कितना हो जाएगा, 7। नॉर्मल जल का पीएच मान कितना होता है, 7। लेकिन जो जल बरसात के रूप में बरसता है, जो जल बरसात के रूप में बरसता है वो डायरेक्टली मान लो ऊपर से तो संघनन होकर बरसता ही है, लेकिन जैसे जैसे नीचे आता है तो जमीन की सतह में बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं। जमीन की सतह में बहुत सारी क्या पाई जाती हैं, गैसें पाई जाती हैं। अब वो गैसें उस जल से क्रिया करके
उस जल को थोड़ा सा बना देती हैं अम्लीय। उस जल को क्या बना देंगे, थोड़ा सा अम्लीय। तो जमीन में हमको जो पानी मिलेगा वो थोड़ा सा अम्लीय हो जाएगा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, अम्लीय। और उसी वर्षा को बोला जाता है अम्ल वर्षा। उसी वर्षा को क्या बोलेंगे, अम्ल वर्षा। जो पानी बरसता है ना वो पानी ठीक होता है, उसमें समस्या नहीं है, लेकिन जो बरसते रहता है, जमीन के नीचे आते रहता है, जैसे जमीन के नजदीक, तो कई सारी हानिकारक गैसें होती हैं जो पानी में मिल जाती हैं और उसकी प्रकृति को, जो नॉर्मल उदासीन बरसने वाला था, उसकी प्रकृति को थोड़ा सा कर देती हैं अम्लीय। तो उस वर्षा को बोला जाता है अम्ल वर्षा। ठीक है, कौन कौन सी गैसें होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 किसमें मिलती हैं, पानी में मिलती हैं, तो हाइड्रोजन H2CO3 बना देती हैं। ये अम्ल वर्षा है। क्या है, अम्ल वर्षा है। एक और SO3 गैस होती है, SO2 O2 से क्रिया करती है, ठीक है, तो बनाती है SO3। और SO3 पानी से क्रिया करता है, बरसने वाले पानी से, तो एक अम्ल बनता है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, और ये भी कहलाता है अम्ल वर्षा। ठीक है, तो अम्ल वर्षा यहाँ पे हुआ समाप्त। क्या होता है अम्ल वर्षा, जो नॉर्मल पानी बरसने वाला होता है उसकी प्रकृति थोड़ी सी अम्लीय हो जाती है वायुमंडल में उपस्थित कुछ हानिकारक गैसों के कारण, और वो पानी मिल जाती है, जल की प्रकृति अम्लीय हो जाती है, तो जो बरसता है वो अम्लीय पानी, वही कहलाता है अम्ल वर्षा। इसके बहुत सारे दुष्परिणाम भी हैं। मिट्टी के पीएच मान में परिवर्तन होता है, क्योंकि भाई अम्लीय जल बरसेगा तो मिट्टी के पीएच मान में तो परिवर्तन होगा ही, तो मिट्टी खराब होती है। दूसरा, इमारतें खराब होती हैं। मान लो सफ़ेद कलर का पेंट है और उसमें अम्ल वर्षा लगातार हो रहा है, तो उसकी कलर थोड़ी सी डल हो जाती है। ताजमहल का रंग उड़ता है ना, ताजमहल का रंग उड़ जाता है अम्ल वर्षा के कारण। अभी ताजमहल का कलर डल हो रहा है, पहले अच्छा था, अब कैसा हो रहा है, धीरे धीरे कम होते जा रहा है ताजमहल का रंग। और जो फूल होते हैं, मान लो गुलाबी कलर का फूल एकदम अच्छे से फूला है, पहला पानी आया गर्मी वाला जिसमें अम्ल ज़्यादा मात्रा में होता है, गर्मी वाला पहला पानी, तो गुलाबी कलर थोड़ा सा डल हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि पहला पानी जो बरसता है बारिश में उसमें होता है अम्ल। अम्ल वर्षा होता है, फूल पे पड़ता है, फूल का कलर कुछ समय के लिए डल हो जाता है, फीका हो जाता है। दुष्परिणाम है अम्ल वर्षा का। तो अम्ल वर्षा भी खतरनाक है। बोलते हैं कि बरसात के पहले पानी में नहाना नहीं चाहिए क्योंकि अम्ल वर्षा होता है। तो अम्ल वर्षा का दुष्परिणाम मैं लिख देता हूँ, क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं अम्ल वर्षा के। दुष्परिणाम, पहला तो त्वचा में चकत्ते बन जाते हैं। दूसरा, ताजमहल का जो रंग डल हो रहा है ना, ताजमहल के रंग का फीका पड़ना अम्ल वर्षा के कारण ही होता है। तीसरा, वनस्पतियों का विरंजन हो जाना, वनस्पतियों का रंग उड़ना, वनस्पतियों का रंग उड़ना, ये मेन रीज़न होते हैं अम्ल वर्षा के, मेन कारण होते हैं अम्ल वर्षा के दुष्परिणाम में शामिल हैं चीज। तो ये अध्याय हुआ समाप्त। ठीक है, अब अगला अध्याय पढ़ेंगे अगली बार। तब तक के लिए जय हिंद।